पंजाब में प्रचंड जीत के बाद सत्ता में आई भगवंत मान सरकार काफी एक्शन में नजर आ रही है। वहीं शनिवार को भगवंत मान सरकार को सत्ता में आए 1 महीना पूरा हो गया। इस मौके पर सूबे की सरकार ने आम जनता को राहत देते हुए बड़ा ऐलान करते हुए 1 जुलाई से प्रदेश में हर घर को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का ऐलान कर दिया है। वहीं इस मौके पर प्रदेश सरकार ने अपने 30 दिन के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड भी जारी किया कि 1 जुलाई 2022 ਤੋਂ जी हाँ 1 जुलाई 2022 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਪਰ ਮੰਥ यानी कि 300 यूनिट 1 महीने की फ्री बिजली मिलूगी तो 2 महीने का 600 यूनिट हो गया। ਜਿਹੜੇ SC परिवार ने BC परिवार ने BPL परिवार ने ਜਾਂ फ्रीडम फाइटर ने उन्होंने पहला 200 यूनिट ਜਿਹੜਾ ਉਹ फ्री मिलते सी, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ भी 300 यूनिट पर मंथ बिजली मिलूगी। जे ਉਹ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 600 ਤੋਂ ਉੱਪਰ बिजली इस्तेमाल करते हैं, फर्ज कर लो 640 यूनिट उन्होंने 2 महीनों के बिजली इस्तेमाल होगी या 645 यूनिट इस्तेमाल होगी, तो उन्होंने सिर्फ 40 या 45 600 तो उपर जिन्ने भी ने उन्हों का ही बिल देना पड़ेगा। इस 1 महीने में भगवंत मान ने फ्री बिजली के साथ साथ कई बड़े ऐलान भी किए हैं। आइए आपको बताते हैं कि मान सरकार ने इस 1 महीने के कार्यकाल में क्या क्या वादे पूरे किए। पहली कैबिनेट मीटिंग में युवाओं को 25,000 नौकरियां देने का ऐलान, स्कूल फीस में बढ़त पर भी लगाम लगाने की घोषणा, आटा दाल योजना के तहत लाभार्थियों के घर पर अनाज पहुंचाना, अधिकारियों से फील्ड पर जाकर लोगों की परेशानियां सुनने का आदेश, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन करना, कई विधायकों की पेंशन खत्म करने का आदेश, शहादत दिवस पर एंटी करप्शन हेल्पलाइन की शुरुआत। बहरहाल पंजाब सरकार ने फ्री बिजली का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन इससे राज्य पर 23,000 करोड़ से ज्यादा का अतिरिक्त बोझ पड़ना तो तय है। जानकारों के मुताबिक 300 यूनिट बिजली फ्री देने पर अब कुल सालाना खर्च 23,300 करोड़ रुपए बन रहा है, जबकि सरकार का कुल बजट घाटा ही सालाना 24,000 करोड़ रुपए है। वहीं किसानों को सरकार द्वारा पहले ही 7,000 करोड़ की बिजली फ्री दी जा रही है। उद्योगों को 5 रुपए यूनिट बिजली देने पर 23,000 करोड़ का खर्च अलग आएगा। इतने खर्चे को लेकर सवाल खड़ा होना तो लाजमी है। हर कोई पूछ रहा है कि आखिर इतना पैसा सरकार लाएगी कहां से। देश भर में बुलडोजर को लेकर सियासत हो या अजान को लेकर सियासत हो, ये आजकल बड़ा एक चर्चा का विषय बना हुआ है देश के अलग अलग हिस्सों में। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जमीयत उलेमा ए हिंद के सचिव नियाज फारूकी साहब। नियाज साहब, आप लोगों ने गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी लिखी खरगोन को लेकर, जिस तरह से वहाँ हिंसा हुई, बुलडोजर चलाया गया, क्या रहा उस चिट्ठी का? अभी तक क्या किसी तरीके का जवाब आ पाया? अनफॉर्चुनेटली अभी तक तो कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन अभी वक्त इतना नहीं गुजरा है कि हमें इसमें कोई मायूसी हो सकता है बहुत बिजी हैं, लेकिन इशू जो है वो बहुत ही सीरियस था, तो हम ज़रूर एक्सपेक्ट करते थे कि इसमें थोड़ा अर्जेंट बेसिस पे इसको लिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया। हम वेट कर रहे हैं। चिट्ठी में किन किन मुद्दों को आप लोगों ने उठाया है? हमारा मुद्दा सबसे बड़ी 2 चीज़ें हमारे सामने हैं। एक तो ये कि जो कुछ हो रहा है वो उसको कहीं ना कहीं सरकार उसके ऊपर ना एक्शन ले रही है, और बल्कि लोग जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक मुद्दा सबसे बड़ा ये था कि लोगों के मकान गिराए जा रहे हैं, तो हमारे तो क्रिमिनल लॉ के अंदर ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है कि जिसमें किसी को सज़ा के तौर पर उसका मकान गिरा दिया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा आप मकान खोल कर सकते हैं। फिर एक आदमी ने उस मकान में अगर 1-2 आदमी ने कुछ जुर्म किया हो तो बाकी सब लोगों को सज़ा दी जाएगी, सबका मकान गिरा दिया जाए। तो ये इशू था कि जो बिल्कुल ऑन दी फेस ऑफ इट ये बहुत ही जिसे कहें अनजस्टिफाइड इलॉजिकल था कि ये मकान गिराने का क्या इशू चल पड़ा है। और जब से यूपी के चीफ मिनिस्टर को बुलडोजर चीफ मिनिस्टर कहा जाने लगा, तो अब दूसरे लोगों को भी ये शौक पैदा हो गया कि उनको भी बुलडोजर चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। और ये भी शायद कोई मैटर ऑफ प्राइड है, कोई नेशनल प्राइड है कि हम बुलडोजर जो है वो चलाते हैं। पहले लोग जो है वो तोप पर बंदूक चलाया करते थे, अब ये बुलडोजर पे चल पड़ा है कि सब ये बुलडोजर चलाएंगे।
तो ये चीज़ जो थी वो हमारे देश के लिए अच्छी नहीं थी। आपको लगता है जिस तरह से घर गिराए जा रहे हैं ये कहीं ना कहीं एक भविष्य के लिए और अभी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है? देखिए ये सब चीज़ें जो है अभी भी हमें भारतवर्ष के जो हमारे लोग हैं उसमें अभी भी मेजॉरिटी जो है वो सेम लोग हैं। वो लोग जो भी सो कॉल्ड के वो हिंदुत्व में भी हैं, हम उनको भी इतना वो नहीं समझते कि ऐसी बेवकूफ़ी की काम को और ऐसे इलॉजिकल काम को भी जस्टिफाई किया जाएगा। सैनिटी विल प्रिवेल। हमें उम्मीद है, पूरी पूरी उम्मीद है। हम चाहते हैं कि सरकार को जो इस सिलसिले में एक्शन लेना चाहिए वो इसमें एक्शन लें और उनको लेना पड़ेगा। आफ्टर ऑल पीपल, इट इज़ डेमोक्रेसी। तो लोगों का उनके ऊपर दबाव ज़रूर पड़ेगा। लोग अब खाली मुसलमान ही थोड़ी, हर कम्युनिटी से लोग खड़े होकर बाहर आ रहे हैं कि भाई ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड दैट इज़ व्हाट इज़ आवर पर्पस। हमारा मकसद तोड़ना नहीं है, हमारा मकसद तो लोगों को जोड़ना है। और कैसे भी बुरे हालात हों, हमें अपनी सैनिटी को और जो हमारी वैल्यूज़ हैं उनको नहीं छोड़ना है। खरगोन की बात हुई, एक हाल ही में अजान को लेकर, अजान बनाम हनुमान चालीसा चल रहा है। अलीगढ़ हो, वाराणसी हो, यहाँ पर लोगों ने लाउड स्पीकर लगाकर जो है अजान के वक्त हनुमान चालीसा पढ़ाया जा रहा है। इस कदम को आप कैसे देख रहे हैं और जो लगातार अजान को बैन करने की मांग हो रही है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये लोग कुछ भी कर लें, ना अजान का कुछ बिगड़ने वाला है, ना हनुमान चालीसा का कुछ बिगड़ने वाला है। इसके मानने वाले जो लोग भी इसमें जनरली यकीन रखते हैं इसे करते रहेंगे। हज़ारों साल से अजान भी दी जाती रही है और इस मुल्क में दी जाती रही है और लोग इसे अप्रिशिएट करते हैं, लोग इसे पसंद करते हैं और सबकी कंसेंसस और सहमति की वजह से अजान दी जाती रही है। कोई अजान देने में किसी बंदूक का इस्तेमाल तो होता नहीं है कि साहब किसी ने ज़बरदस्ती से इम्पोज किया हो। आफ्टर ऑल इट इज़ ए डेमोक्रेसी एंड इट इज़ द विल ऑफ द पीपल। तो अजान जो है सबकी सहमति से हो रही है। इसी तरीके से हनुमान चालीसा भी हमारे मुल्क की मेजॉरिटी जो है इसमें बिलीव करते हैं, उसको करते हैं। इसमें ना कोई बुराई है और ना कोई, जितनी ज़रूरी हमारे लिए अजान है उतनी ज़रूरी है हनुमान चालीसा। एक दूसरे को एक के मुकाबले में खड़ा करना ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। हमारा मुल्क का जो दस्तूर है वो ये कहता है हम सबका रिस्पेक्ट करें और सबका बराबर का हक है। तो अजान का इस तरीके से अजान होनी चाहिए, उसी तरह हनुमान चालीसा होने में हमें तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर कुछ लोग हनुमान चालीसा करने लगे बजाय इसके कि वो और कोई गंदे काम करें, बुरे काम करें और उसे छोड़ करके और वो फिल्मी गानों पे सड़क पे डांस करते फिरें, उससे तो बहुत बेहतर है कि हनुमान चालीसा करें। तो अगर वो दूसरे लोग अपने मजहब के ऊपर यकीन रखते हैं और उसे करते हैं, हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। आपको कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जो समय दिया जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि जिस वक्त अजान होगी उसी वक्त हनुमान चालीसा। जी, ये सब टेम्परेरी बातें होती हैं। मुल्क के हालात हैं, एक मखसूस माहौल होता है जो क्रिएट किया जाता है, जिसमें गर्म किया जाता है लोगों को। मकसद तो एक दूसरे के साथ लड़ाने का है। तो सब देश दुश्मन लोग हैं जो इस तरह के काम करते हैं। न तो वरना तो दोनों में तो कोई बात ऐसी है नहीं है कि अजान तो 5 वक्त होती है और अलग अलग वक्तों में होती है। कहाँ तक वो हनुमान चालीसा का और इसको लड़ाएंगे? ये बिल्कुल गलत बात है और गलत बात कभी हमेशा नहीं चलती है। कभी कभी उनको कामयाबी मिल सकती है, लेकिन ये हमेशा चलेगी ऐसा हम नहीं सोचते। एक आखिरी सवाल, हिजाब हुआ, हलाल हुआ, करौली हिंसा हुई, खरगोन हुआ, अजान हुआ, बैक टू बैक जिस तरह से जो सांप्रदायिक चीज़ें हो रही हैं, इस पर जमीयत उलेमाए हिंद क्या कदम उठाने की कोशिश कर रही है और क्या ये आगे के लिए कोई बड़ी तस्वीर पेश होने वाली है? क्या इस बात का भी डर बना रहना चाहिए? जो हो रहा है गलत हो रहा है और इसमें सरकार की कमज़ोरी है। उनको लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शहरियों के माल और जान की हिफाजत की जो उनके ऊपर जिम्मेदारी है दस्तूर की तरफ से, वो उसे पूरा नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से जब जस्टिस फेल करता है तो फिर इस तरह के हालात पैदा होते हैं। तो पूरी जस्टिस और लॉ एंड ऑर्डर की मशीनरी फेल हो रही है, इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। नहीं तो अभी भी मुल्क के जो हमारी मेजॉरिटी है वो लोग जो है इस तरह की बातों में विश्वास नहीं रखते हैं और अभी भी हम लोग एक वन नेशन हैं, एक दूसरे से मोहब्बत और प्यार का हमारा ताल्लुक़ है। हमें अभी लोग हमें तोड़ने की ज़रूर कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो एविल एंड गुड हैज़ ऑलवेज एक्सिस्टिंग टुगेदर एंड दे हैव फेस्ड ईच अदर एंड द चैलेंज इज़ ऑलवेज देयर। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो इसकी वजह से प्रोवोक होते हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी होपलेस हो जाते हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ये कहना है, प्लीज़ डोंट गेट होपलेस, प्लीज़ डोंट गेट प्रोवोक्ड,
ये टेम्परेरी है, हमेशा से ऐसा होता रहता है, ऐसा भी होता रहेगा। और हमें इस सब के बावजूद जो हमारी एक दूसरे के साथ जो हमारा रिश्ता है, जो हमारा प्यार है, हमारा एक खून है, हमारी एक परंपरा है, हमारा एक पास्ट है, हमारा एक फ्यूचर है, हमारा एक प्रेजेंट है, इसको कोई शख्स न तोड़ सका है और न तोड़ सकेगा। हुकूमतें आती जाती रहेंगी और ये ऐसे लोग जो है वो कभी भी कामयाब नहीं होते हैं और न होंगे। देश में कोरोना एक बार फिर से पैर पसारने लगा है। कोरोना के रोजाना बढ़ रहे नए मामले अब डराने लगे हैं। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में एक बार फिर कोरोना संक्रमण का खतरा मंडराने लगा है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद और नोएडा के कई स्कूलों में कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद अब स्कूल एक बार फिर से लग रहा है ऑनलाइन की ओर बढ़ सकते हैं। दिल्ली के साथ ही नोएडा में भी कोरोना पॉजिटिविटी रेट तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली में भर्ती कोरोना मरीजों में 27% बच्चे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली के अस्पतालों में फिलहाल 51 मरीज हैं। इनमें से कम 14 बच्चे हैं। इस बार बच्चों के अधिक संक्रमित होने के चलते माता पिता की चिंताएं बढ़ गई हैं। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में कोविड के मामलों और संक्रमण दर में वृद्धि दर्ज की गई है। दिल्ली में शुक्रवार को कोविड-19 के 366 नए मामले सामने आए, जबकि संक्रमण दर बढ़कर 3.95% पर पहुंच गई। राजधानी में एक्टिव केसेस की संख्या 1000 के आंकड़े को पार कर गई है। दिल्ली में कोरोना फैलता है तो इसका चौतरफा असर दिख सकता है, क्योंकि यहाँ से कई राज्यों के लिए लोग आते जाते हैं। एनसीआर के स्कूलों की बात करें तो एनसीआर के स्कूलों में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। शुक्रवार को गाजियाबाद और नोएडा के स्कूलों में 24 और बच्चे संक्रमित मिले हैं। नोएडा में 16 बच्चे संक्रमित मिले। कुल आंकड़ों को देखा जाए तो अब तक 44 बच्चे कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। 167 सक्रिय मरीजों में 26.3% बच्चे हैं। दिल्ली एनसीआर में कोरोना संक्रमितों का ग्राफ बढ़ने से लोगों की टेंशन काफी बढ़ गई है, स्पेशली इस वजह से क्योंकि अब बच्चे संक्रमित पाए जा रहे हैं। इस बीच दिल्ली सरकार ने स्कूल प्रशासन को जरूरत पड़ने पर कक्षाओं को बंद करने को कहा है। पूरे देश के कोरोना आंकड़ों की बात करें तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के हिसाब से भारत में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 975 नए मामले सामने आए और 4 मरीजों की मौत हुई। मंत्रालय के अनुसार देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या कुल मामलों का केवल 0.03% है, जबकि ठीक होने वालों की राष्ट्रीय दर 98.76% है। जो लोग ये सोच रहे थे कि कोरोना अब हमारी जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा, उन लोगों को अब सावधान हो जाने की जरूरत है, क्योंकि तमाम देशों की तरह ये जानलेवा वायरस एक बार फिर से अटैक के मूड में आ गया है। इसलिए सावधानी बरतें, घर से बाहर निकलते वक्त मास्क पहने, समय समय पर हाथ धोते रहें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.